Hey, what's up everyone? Welcome back to my channel Online Commerce Correction. I am रेणु बर्मन। आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आया है बिजनेस इन्वायरमेंट यूनिट 1 का, जो हमने यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए मुहिम छेड़ रखी है, उससे रिलेटेड ही ये टॉपिक आज हमारा है। क्या है? पेपर सेकंड का बिजनेस इन्वायरमेंट यूनिट 1 का टॉपिक हमारा है इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस क्या है? देखो रफली इसको समझ लेते हैं। इंटर और नेशनल मीन्स नेशनल के बीच में, दो या दो से ज्यादा नेशनल्स के बीच में होने वाले बिजनेस को इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज जो दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में हो रही है, अक्रॉस बॉर्डर्स हो रही है, उनको आप इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं। चलिए इसका मीनिंग समझ लेते हैं। बिजनेस एक्टिविटी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी क्या हो सकती है, वो बिजनेस एक्टिविटी उसके रिगार्डिंग भी बात करते हैं। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो अक्रॉस बॉर्डर हो रही है उसको आप बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं, एंड इसको आप ग्लोबल बिजनेस भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में आपके आ जाता है व्हाट इज ग्लोबल बिजनेस, तब भी मीनिंग आपका इंटरनल बिजनेस वाला ही होगा, क्योंकि इंटरनल बिजनेस का दूसरा नाम ग्लोबल बिजनेस है। ओके बेटा, अभी इसको थोड़ा डिटेल में पढ़िए। बिजनेस एक्टिविटी अक्रॉस बॉर्डर्स। अभी कौन से बिजनेस एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं? देखो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, हम अपने देश में, हमें अपनी कंट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन हम गुड्स एंड सर्विसेज का कर रहे हैं। अगर हमें अक्रॉस बॉर्डर उसको भेजना है तो वो इंटरनल एक्टिविटी, इंटरनेशनल एक्टिविटीज में आ जाएगी, अक्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज में आ जाएगी। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जब हम अपने देश के अपडेटेड टेक्नोलॉजी को कहीं दूसरे देश में भेजते हैं या फिर दूसरे देश की टेक्नोलॉजी को अपने देश में मंगवाते हैं, देन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। मैनेजरियल नॉलेज, अब आपको पता है हमारी कंट्री में इतने सारे जो है एजुकेटेड पर्संस है, इतना नॉलेजेबल लोग हैं, जो अभी आपने देखा होगा जो यहाँ के लोग हैं बाहर कंट्रीज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो वो क्या है, आपकी मैनेजरियल नॉलेज भी आपकी बिजनेस एक्टिविटी में आती है। देन कैपिटल, आप इंडिया में होके अपने कैपिटल को बाहर अक्रॉस कंट्री की कंपनी में लगाते हैं। आप क्या करते हैं, जो आपके पास कैपिटल है, अपनी कैपिटल को आप फॉरेन कंट्री की बिजनेस में लगाते हैं, तो वो भी आपका बिजनेस एक्टिविटी में आता है। या फिर कोई फॉरेनर या फिर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया की कंपनी में कैपिटल लगाती है, वो भी आपका बिजनेस एक्टिविटी में आता है। या फिर कोई आइडिया आप उसको देते हैं, ठीक है, अगर आप उसको कोई आइडिया देते हैं, कोई उसको एक मॉडल बना के देते हैं, वो भी आपका बिजनेस एक्टिविटी में आता है। कहता है कैसे आता है? वन कंट्री टू अनदर, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ये सब बिजनेस एक्टिविटीज ट्रांसफर होती हैं, उसी एक्टिविटीज को इंटरनेशनल बिजनेस बोला जाता है या फिर आपका ग्लोबल बिजनेस बोला जाता है। चलिए इससे आगे इसके स्कोप है वो कर लेते हैं हम लोग के बारे में पढ़ लेते हैं। स्कोप क्या है, कहां कहां पे हमारा इंटरनेशनल बिजनेस काम आता है और किस तरीके से काम आता है, वो बात करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? देखो, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देख लीजिए, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स मैंने अपना कोई प्रोडक्शन यहाँ पे बनाया, कोई गुड्स मैंने यहाँ पे प्रोड्यूस करी है, उसको मैं दूसरी कंट्री में सेल आउट कर रही हूँ, वो दूसरी कंट्री में बेचना चाह रही हूँ, वो भी इंटरनेशनल ट्रेड में आएगा। एंड दूसरी कंट्री से परचेज करके उसको मैं अपनी कंट्री में बेचती हूँ, वो भी आपका इंटरनेशनल ट्रेड में आएगा। ठीक है, तो बट सर्विसेज क्या है? सर्विसेज देखो, आईपीआर की सर्विसेज है, आपके पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट हो गया, लोगो हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। जब आप अपने लोगो को, कॉपीराइट को, पेटेंट को किसी दूसरे को बेचते हैं, दूसरे को यूज करने के लिए देते हैं, तो वो भी आपका इंटरनेशनल बिजनेस में आती है। क्योंकि आप ऐसे तो नहीं देंगे, उसके बदले में कुछ रॉयल्टी, कुछ ना कुछ फीस आप लेंगे, ठीक है ना, कुछ चार्जेस लेंगे, तो ये भी आपका इंटरनेशनल बिजनेस में आता है। फिर बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है क्या? जब आप फॉरेन कंट्री की किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे प्रोडक्शन सेंटर में इन्वेस्ट करते हैं जो किसी चीज से, किसी गुड्स से रिलेटेड प्रोडक्शन कर रही है, अपनी इन्वेस्टमेंट आप उस कंपनी में लगाते हैं, तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आती है। देख लीजिए, जैसे कि कोई फॉरेन कंट्री में कोई कंपनी चल रही है जो प्रोडक्शन कर रही है किसी प्रोडक्ट की,
आपने उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट लगा दी और अपनी इन्वेस्टमेंट लगाने से आपको क्या हुआ, उस कंपनी के ऊपर, उसके प्रोडक्शन के ऊपर आपको राइट मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड द एफडी। अब जो हमारा लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग क्या है, देखो आपको इन दोनों के मीनिंग सेम से ही लगेंगे सुनने में। लाइसेंसिंग क्या है, जब कोई फॉरेन कंट्री हमारे देश में कोई अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रही है तो उसके रिगार्डिंग उसको वहां पे लाइसेंसिंग इशू कराना पड़ेगा, लाइसेंसिंग लेना पड़ेगा। एंड उसके प्रोडक्ट को यूज करने के लिए एंड उसके पेटेंट्स को यूज करने, उसके ट्रेडमार्क को यूज करने के लिए, कॉपीराइट को यूज करने के लिए हमें उसको एक रॉयल्टी फीस देनी पड़ेगी, ठीक है, वो आपका लाइसेंसिंग में आता है। लाइसेंसिंग एक तरीके से आपकी गुड्स लाइक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हो गया, आपकी कंपनी के लिए कॉपीराइट या फिर पेटेंट यूज करने के बदले में मुझे जो लेना पड़ता है रॉयल्टी फीस, जिसके बदले में देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड द लाइसेंसिंग। अब आपका फ्रेंचाइजिंग क्या है, फॉर फ्रेंचाइजिंग रिलेटेड टू फूड चेन या फिर आपकी सर्विस रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल्स, इनके लिए जब आपको रॉयल्टी फीस देनी पड़ती है तो उसको आप बोलते हैं फ्रेंचाइजिंग। देखो बेटा, जैसे मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड बाहर की कंट्री का है, ठीक है, हमारे इंडिया में बिक रहा है। अब हमें मैकडोनल्ड के प्रोडक्ट को यहाँ पे बेचने के लिए, यहाँ पे बनाने के लिए उसको एक उस कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रखी है हमने, उससे उस एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि हम आपके नाम से यहाँ पे प्रोडक्ट बेचेंगे, आपके जैसा ही प्रोडक्ट बेचेंगे, उसके बदले में हम उसको क्या कर रहे हैं, एक रॉयल्टी फीस यहाँ पे दे रहे हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मीन्स डिफरेंस ये है, ये आपको एक सॉफ्टवेयर के लिए, एक आईपीआर के लिए, कॉपीराइट, पेटेंट और आपके ट्रेडमार्क के लिए पे आउट करना पड़ता है, ये लाइसेंसिंग है, रॉयल्टी फीस जब आप देते हैं। एंड फ्रेंचाइजिंग आपकी फूड चेन से रिलेटेड या फिर आपकी सर्विस रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल एक्स्ट्रा से रिलेटेड जब रॉयल्टी फीस देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड द फ्रेंचाइजिंग। ठीक है, जॉइंट वेंचर क्या है? अब ये जॉइंट वेंचर क्या है, जब कोई फॉरेन कंट्री की कंपनी हमारे देश की कंपनी में, हमारी कंट्री में आके बिजनेस करना चाह रही है, बट हमारी गवर्नमेंट फॉरेन कंट्री को अलो नहीं कर रही है हमारे देश में बिजनेस लगाने के लिए, तब फॉरेन कंट्री की बिजनेसमैन जो होते हैं उनके पास एक ही ऑप्शन आता है, दैट इज कॉल्ड द जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में वो क्या करते हैं, वो कंपनीज जो हमारे देश में लोकल कंपनीज हैं, जो अपनी प्रोडक्शन कर रही हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, तो फॉरेन कंट्री डायरेक्ट तो बिजनेस नहीं लगा पाएगी, आती है उनसे कॉन्ट्रैक्ट करती है और अपनी इन्वेस्टमेंट लोकल कंपनी में लगाती है। अभी गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट ने बैन किया है कि आप अपनी कंपनी मेरे यहाँ पे नहीं लगा सकते, बट गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को मेरी लोकल कंपनी में नहीं लगा सकते। तो उनके पास एक जॉइंट वेंचर का ऑप्शन आ जाता है, वो क्या करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को उस लोकल कंपनी में लगाते हैं, उस लोकल कंपनी से अपने बिजनेस को वो यहाँ पे स्टार्ट कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड द जॉइंट वेंचर। अब हमारा, जब फॉरेन कंट्री किसी प्रोडक्ट को बनाना चाह रही है, किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बनाना चाह रही है, बट वो अपनी कंट्री में नहीं बना पा रही, क्यों नहीं बना पा रही है, क्योंकि वहां पे जो उसको रॉ मटेरियल चाहिए वो भी महंगा है, वो रॉ मटेरियल उसको वहां पे अवेलेबल नहीं हो रहा है। एंड जो वर्कर उसको चाहिए, मींस जो प्रोडक्शन करने के लिए वर्कर उसको चाहिए, वो वहां पे वर्कर कॉस्ट भी ज्यादा है, लेबर कॉस्ट भी ज्यादा है, तब उसके पास ऑप्शन आता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड आउटसोर्सिंग का। देखो बेटा ध्यान से समझिएगा, कहता है कि एक फॉरेन कंट्री अपने प्रोडक्ट को लगाना चाह रही है, बट वो उसको अपनी कंट्री में नहीं करती है, वो ऐसी कंट्री में प्रोडक्ट को बनाती है जहां पे रिसोर्सेज ज्यादा है, जहां पे उसको रॉ मटेरियल इजिली मिल जाएगा, जहां पे उसको रॉ मटेरियल लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी, जहां पे उसको रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी कम पड़ेगी, वहीं पे वो प्रोडक्ट को बनाती है। ठीक है, प्रोडक्ट को बनाने के बाद
उस प्रोडक्ट को, फिनिश्ड गुड्स को, मीन्स प्रोडक्ट बनने के बाद क्या बन गया, फिनिश्ड गुड्स को उठाती है और उसको अपनी कंट्री में सेल करती है अपने नाम से, दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। समझ में आया? प्रोडक्ट मैंने दूसरी कंट्री में बनाया एंड बनने के बाद उसको उठा के उसको दूसरी अपनी कंट्री में उसको मैंने बेचा है अपने नाम से, दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे वहां पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा पड़ रही थी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आउटसोर्सिंग क्या है? ऐसे ही जैसे मुझे रॉ मटेरियल की कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा पड़ रही थी, अब मुझे यहाँ पे लेबर कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है। अगर मैं उस प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में बनाता हूं तो मुझे लेबर कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा पड़ती है, बट उसको इग्नोर करके, उससे बचने के लिए मैंने क्या किया, वहां पे अपने प्रोडक्ट को बनने के लिए भेज दिया जहां पे उसकी लेबर कॉस्ट कम हो, जहां पे मुझे इजीली वहां पे लेबर मिल जाए, वर्कर्स मिल जाए मेरे काम को करने के लिए, मेरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो जब वहां पे प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने भेजा, क्यों भेजा? क्योंकि वहां पे मुझे लेबर कॉस्ट कम पड़ रही है। लेबर कॉस्ट कम की वजह से क्या होगा, मेरा जो प्रोडक्ट है कम अमाउंट में, कम कॉस्ट में रेडी होगा, जिससे मैं ज्यादा कॉस्ट में बेच पाऊंगा अपनी कंट्री में ले जाके अपने नाम से, दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड आउटसोर्सिंग। ये था आपका स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल में हमने एक मुहिम छेड़ रखी है कि हमें अब की बार अपना यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट एंड आपका पीजीटी का पेपर मुझे पास कराना ही कराना है। जुड़े रहिए बच्चा। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम रेणु बर्मन। जैसा कि हम यूजीसी नेट, जेआरएफ एंड सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया है, व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, अभी उसी टॉपिक से रिलेटेड हम टॉपिक लेके आए हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। क्या इंपॉर्टेंस है हमारी फर्म्स के लिए एंड हमारे नेशन के लिए, हमारे नेशन को किस तरीके से बेनिफिट देता है और हमारी फर्म्स को किस तरीके से बेनिफिट देता है, ये हम पढ़ते हैं। कहता है फॉर द फर्म क्या है, हायर प्रॉफिट। अब हायर प्रॉफिट क्या? देखो बेटा, जब कोई बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को डोमेस्टिक मार्केट में बेचता है तो हो सकता है उसको वो वहां पे प्रॉफिट मार्जिन ना मिले, जो प्रॉफिट मार्जिन वो चाहता है, तो वो क्या करता है, हायर प्रॉफिट के लिए तो वो बाहर निकलता है डोमेस्टिक मार्केट से। कहां से? डोमेस्टिक मार्केट से वो बाहर निकलता है। कहां बेचता है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को? फॉरेन मार्केट में बेच के ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करता है, दैट इज कॉल्ड द हायर प्रॉफिट। अब देखो, वो कंपनी, वो फर्म अपने बिजनेस को कर रही है, उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, उसके पास लेबर भी ज्यादा है, उसके पास मशीनरी जो है या रॉ मटेरियल जो है वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक में उसकी इतनी डिमांड नहीं है, हमारे यहाँ कंट्री में उस चीज की इतनी डिमांड नहीं है, वो इतना यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है अपने रिसोर्सेज को। तो वो क्या करेगा, वो अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करके अपने प्रोडक्ट को ग्लोबलाइजेशन पे लेके जाना चाहेगा। तो ग्लोबलाइजेशन पे जब वो लेके जाएगा तो उसके वहां पे उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, तो वो प्रॉपर अपने प्रोडक्ट को वहां पे प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएगा, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी फॉर प्रोडक्शन। देन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल जैसे कि बात कर रहे हैं, देखो जब वो डोमेस्टिक मार्केट पे जाएगा, अपनी रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज करके अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा, तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। ज्यादा प्रोडक्ट से क्या होगा, पर प्रोडक्ट कॉस्ट कम हो जाएगी और प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब क्या, एस्केप ऑफ स्टिफ कंपटीशन। अब देखो, डोमेस्टिक मार्केट में तो मारा मारी है, क्योंकि एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए 10 से 20 सेलर बैठे हुए हैं, सेम टाइप के प्रोडक्ट को लेके, कंपनी अलग है, सेम फीचर का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, बट इस स्टिफ कंपटीशन में वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहा है। तो उसके पास एक बेस्ट ऑप्शन है, वो अपने प्रोडक्ट को ले जाके क्या करे, वहां से एस्केप हो जाए। कहां एस्केप हो जाए, कहां चला जाए, फॉरेन मार्केट में चला जाए, फॉरेन अपने मार्केट में चला जाए अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, दैट इज कॉल्ड द एस्केप ऑफ स्टिफ कंपटीशन। अब प्रोडक्ट मैच्योरिटी क्या है, देखो हमारे इंडिया में या हमारी कंट्री में हर प्रोडक्ट का एक
प्रोडक्ट लाइन होती है, आपने पढ़ाई है, प्रोडक्ट लाइन होती है, वो प्रोडक्ट लाइन उस प्रोडक्ट की मैच्योरिटी लेवल पे आ गई है। अब उसको पता है मैच्योरिटी लेवल पे आने के बाद वो डिक्लाइन में जाएगी, वो नहीं चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट डिक्लाइन में जाए। अब इससे बचने के लिए उसने पहले ही क्या किया, उसने पूरा स्ट्रेटेजी बनाया कि मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे मैच्योरिटी लेवल में आ चुका है, अब मुझे इसको थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन करके, कुछ चेंजेस करके उसने उसको इंटरनेशनल मार्केट में उतार दिया। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में उतारने के बाद क्या हुआ, वहां पे अपने प्रोडक्ट को रीलॉन्च कर दिया, नया नाम दे दिया। रीलॉन्च करने पे उसकी जो प्रोडक्ट लाइन है, उसके प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट लाइन है वो स्टार्टिंग से इंट्रोडक्टरी लेवल पे आ जाती है। दैट इज कॉल्ड द आपका प्रोडक्ट मैच्योरिटी। एनहेंस्ड बिजनेस ग्रोथ। अब देखो बिजनेस ग्रोथ कैसे, डोमेस्टिक लेवल पे जो प्रोडक्ट बिक रहा है, बिकने के बाद भी बच रहा है आपके पास, तो आपने उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचा, इंटरनेशनल मार्केट में सेल बढ़ गई है, तो क्या होगा, आपका बिजनेस भी ग्रोथ होगा, ग्रो हो जाएगा। कैसे, अभी आप डोमेस्टिक लेवल पे बिजनेस कर रहे थे और अब आप क्या करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे आ जाएंगे, तो ये आपके बिजनेस की एक ऑटोमेटिकली ग्रोथ हो जाती है। डोमेस्टिक मार्केट में जो बिजनेस बिक नहीं रहा है, जो प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, उसको आप फॉरेन कंट्री में बेचते हैं, वहां पे उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस की डिमांड बढ़ जाती है। फिर बात करते हैं आपके फॉर द नेशन। नेशन के लिए क्या है इंटरनेशनल बिजनेस, देखो बेटा, कहता है अर्निंग फॉरेन करेंसी। अब देखो, एक इंडिया कंट्री का पर्सन, बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को फॉरेन कंट्री में बेचेगा, तो बेचने से क्या होगा, क्या उसको इंडियन रुपीज मिलेंगे, नहीं ना, उसको वहां से फॉरेन करेंसी मिलेगी। तो फॉरेन करेंसी जब वो यहाँ इंडिया में लेके आएगा, यहाँ पे एक्सचेंज कराएगा, तो हमारी अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे हो जाएगी, हमारे पास फॉरेन करेंसी यहाँ पे बढ़ जाती है। उसके बाद ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, सेम टू सेम दैट इज, ठीक है, कहता है अब अपने रिसोर्स को, अपनी कैपेसिटी को प्रॉपर, हमारा जो नेशनल रिसोर्सेज है, हमारे नेशनल रिसोर्सेज है, यहाँ पे हमारे लेबरर है, हमारे यहाँ के रॉ मटेरियल है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, सब चीजों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे कंट्री का ग्रोथ होगा। ग्रोथ होने से क्या होगा, यहाँ पे क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, यहाँ पे वो अपने बिजनेस को लगाएंगे, यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करने से मेरे कंट्री के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, तो उनके कल्चर भी एक्सचेंज होंगे। देखो आपको पता है ना, हमारे इंडिया में क्या है, हम नई नई चीजों को, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं, तो वहां के कल्चर को भी अडॉप्ट करेंगे, वहां की टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करेंगे, कैसे वो काम करते हैं, हमें कैसे करना चाहिए, क्या हम गलत कर रहे हैं, तो हर चीज वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज हो जाती है। पॉलिटिकल कोऑपरेशन भी यहाँ ऑटोमेटिकली आएगा। देखो, जब कोई कंट्री हमारे देश में आके अपने प्रोडक्शन को बेच रही है, प्रोडक्शन यहाँ पे कर रही है, तो क्या होगा, हम उसकी जरूरतों का ध्यान रखेंगे और वो हमारी जरूरतों का ध्यान रखेंगे, तो इससे क्या है कि हम लोग की जो पॉलिटिकल बॉन्डिंग है वो भी अच्छी हो जाती है। दैन इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑटोमेटिकली जब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अच्छा होगा, एम्प्लॉयमेंट अच्छा होने के बाद यहाँ पे रिसोर्सेज बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पे एजुकेशन अच्छी होगी, यहाँ पे जो है यहाँ पे फॉरेन करेंसी हमारी आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे इंडिया में ऑटोमेटिकली लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाएगा। लोग अपने भलाई के लिए सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे कि कैसे मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। और अब जो हमारा पॉलिटिकल कोऑपरेशन है, पॉलिटिकल कोऑपरेशन क्या है, देखो, जब वो कंट्री हमारे देश में बिजनेस कर रही है या फिर हम वहां पे अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं या फिर वहां बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या है, हम दोनों के बीच में एक रिलेशन बढ़ जाएगा, इंटर कोऑपरेशन आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो रिलेशन है वो सुधर जाएंगे और हम हर टाइप से, फाइनेंशियली भी, उनको पॉलिटिकल भी, हर टाइप से एक दूसरे को कोऑपरेट यहाँ पे कर सकते हैं। इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, देखो, जो डोमेस्टिक लेवल के प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलरेडी मेरी कंट्री में है, अब जब मैं इंटरनेशनल बिजनेस कर रही हूं तो बाहर के प्रोडक्ट मेरी कंट्री में आ रहे हैं, तो लोगों को वो प्रोडक्ट भी यहाँ यूज करने के लिए मिल रहे हैं,
उनके वो इन प्रोडक्ट को अच्छे से यूज कर पाते हैं, कंपैरिजन कर पाते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। उनको डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो मिल ही रहे थे, साथ में उनको फॉरेन कंट्री के प्रोडक्ट्स भी हमारी कंट्री में ही, सेम कंट्री में यहाँ पे मिल जाते हैं। यूज करने से वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। Hey, what's up everyone? Welcome back to the channel Online Commerce Connection. I am Renu Burman. Let's start. Come on that topic. हमारा आज का टॉपिक है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। कौन कौन सी थ्योरीज है? देखो, थ्योरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिकल थ्योरी एंड आपकी मॉडर्न थ्योरी। क्लासिकल थ्योरीज कौन सी है? वो थ्योरीज जो आपके पुराने टाइम, जब से बार्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ उससे पहले से भी हमारे इकोनॉमिक्स ने बहुत टाइप की थ्योरी दी हुई है, वो क्लासिकल थ्योरीज में आएंगी। उन्हीं थ्योरीज को मॉडर्नाइज करके जो थ्योरीज बनी है उनको आप मॉडर्न थ्योरी में लेके आते हैं। तो अभी हम क्लासिकल थ्योरी से स्टार्ट। जो हमारी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म, क्या है? कहता है एक नेशन की वेल्थ को तभी जाना जाएगा, तभी उसकी वेल्थ को ज्यादा माना जाएगा अगर उसके पास गोल्ड एंड सिल्वर का भंडार है, तभी वो बिजनेस, तभी वो नेशन स्ट्रोंग माना जाएगा। कहता है ऐसे कैसे भाई साहब? कहता है अगर कोई बिजनेस है या फिर कोई अगर नेशन है, उसके पास गोल्ड और सिल्वर ज्यादा अमाउंट में है, तो इट मीन्स उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सपोर्ट कर पाता है, ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा, प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट कर पाएगा। ठीक है, कहता है, देखो पढ़ो बेटा, थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म कहती है वेल्थ ऑफ नेशन बाय द साइज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ट्रेजर। कहता है एक नेशन के पास गोल्ड और सिल्वर का एक भंडार है, उसी भंडार से उस नेशन की फाइनेंशियल वेल्थ यहाँ पे मानी जाती है। जितना उसके पास गोल्ड सिल्वर होगा उतना ही वो देश फाइनेंशियली वेल्थ होगा। ठीक है, तो ओके, समझ में आ गया। और थ्योरी क्या बोलती है? कहते थ्योरी बोलती है अगर आपके पास गोल्ड और सिल्वर ज्यादा है तो आप एक्सपोर्ट को इनकरेज करते हैं, मीन ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं और उसको बाहर बेचते हैं। बट ए थ्योरी क्या बोलती है? कहता है ये इंपोर्ट को डिस्करेज करती है। मेन फोकस ऑन दिस थ्योरी ऑन एक्सपोर्ट एंड डिस्करेज इंपोर्ट। क्या मकसद है थ्योरी का? आपके एक्सपोर्ट को बढ़ाना, इनकरेज करना, एंड इंपोर्ट को डिस्करेज करना, इस मेन थ्योरी का यहाँ पे काम है। कहते क्या क्या इस थ्योरी में क्या है? कहते थ्योरी में सब कुछ अच्छा है भाई साहब। इन्होंने एक छोटा सा एक पॉइंट ले लिया, छोटे से पॉइंट के यहाँ पे क्या पॉइंट लिया? गोल्ड और सिल्वर ट्रेजर। जिस कंट्री के पास, जिस नेशन के पास गोल्ड और सिल्वर ज्यादा है तो वो यहाँ पे अपना बिजनेस अच्छे से स्टैंड कर पाएगी और इतनी कैपेबल है कि ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए, इतनी कैपेबल है कि ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाए। बट वो इंपोर्ट करने के लायक यहाँ पे हम उसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्करेज कर रखा है इंपोर्ट को। बट इसके लिमिटेशंस क्या है? बाकी सुनने में तो सब अच्छा लग रहा है, पर लिमिटेशंस क्या है? देखो, वो गोल्ड कितने टाइम तक रहेगा? नहीं ना, गोल्ड को यूज करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, गोल्ड को मनी में कन्वर्ट करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करके क्या चाहते हैं ये? कहते हैं जब हम प्रोडक्शन बाहर बेचते हैं, अपनी प्रोडक्शन को बाहर बेचते हैं, तो वहां से हम मनी नहीं लेते, वहां से भी हमें क्या चाहिए? गोल्ड के फॉर्म में ही यहाँ पे हमें मनी चाहिए। ठीक है, तो गोल्ड के बदले गोल्ड हमें यहाँ पे चाहिए, प्रोडक्शन के बदले हमें यहाँ पे गोल्ड चाहिए, ये थ्योरी बोलते हैं। बट लिमिटेशंस क्या है? कहते हैं ये कितने टाइम तक चलेगा? जो ये बिजनेस ट्रेड आप गोल्ड और सिल्वर के बदले में कर रहे हैं, ये शॉर्ट रन है, ये लंबे टाइम तक नहीं चलने वाला है। और दूसरी बात क्या है? जब आप अपने प्रोडक्शंस को यहाँ पे करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने से हम यहाँ पे मना करते हैं, तो इट मीन जो डोमेस्टिक प्राइस है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट के प्राइस है, वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाएंगे। उसकी वजह से यहाँ पे एक मोनोपोली की सिचुएशन आ जाती है। फिर बात करते हैं आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। थ्योरी नंबर 2, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी भी आपकी क्लासिकल थ्योरी है। किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। कहते हैं 1776 में एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी हमारे एडम स्मिथ ने दी थी। क्या कहता है? कहता है ये फोकस करता है कंट्री शुड प्रोड्यूस एन आइटम
एक कंट्री को वही आइटम प्रोड्यूस करनी चाहिए दैट इट कैन मैन्युफैक्चर मोर प्रिफिशेंटली। कहते हैं वही आइटम, उसको वही प्रोडक्शन करनी चाहिए जो एफिशिएंट तौर पे, जिसको बनाने में वो परफेक्ट हो, उसको वही चीज बनानी चाहिए। ठीक है, कहते हैं अब इंडिया ले लीजिए और आप जापान ले लीजिए। इंडिया में व्हीट का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा है और जापान में जो है वहां पे ऑटोमोबाइल्स का और मोबाइल्स का प्रोडक्शन ज्यादा है। तो क्या कहता है, कहता है कि जो व्हीट, जापान में आपके कपड़ों का बिजनेस भी ज्यादा है। कहता है कि इंडिया वाले किस में ज्यादा एफिशिएंट है, किस में प्रोफिशिएंसी है उनकी, व्हीट में, तो इंडिया वाले ही व्हीट बनाए। ठीक है, व्हीट की प्रोडक्शन ज्यादा करें। और जापान वाले किस में प्रोफिशिएंट है, वो कपड़ा बनाए, वो ऑटोमोबाइल्स बनाए, वो मोबाइल्स बनाए। तो जिसमें आप एफिशिएंट हैं वो चीज आप बनाएं, बट कंडीशन क्या है कि वो चीज बनाए जिसमें लेबर कॉस्ट कम आती हो। मैडम ये क्या बोल दिया, कहता है ठीक है बेटा समझिए ध्यान से। कहता है कि एक कंट्री को वही प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिसको बनाने में वो एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट किस तरीके से है, वो कॉस्ट एफिशिएंट है। कॉस्ट एफिशिएंट कैसे है, कहते हैं अगर वो कम लेबर के साथ, मींस कम लेस लेबर कॉस्ट के साथ वो ज्यादा प्रोडक्शन करता है, तभी वो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के अंदर आता है। ठीक है, कहता है आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करिए बट लेस लेबर यूज करके। ठीक है, जितना कम लेबर होगा उतना ही कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, लेस कॉस्ट आएगी। और क्या है ये जो आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी कहती है, ये जो थ्योरी बेस्ड है ना, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर बेस है। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर बेस है। और इसमें एक चीज और कंडीशन है, जो ट्रेड होती है ना, टू कंट्रीज में ट्रेड होती है, सेम फैक्टर होना चाहिए। दो कंट्रीज का कंपैरिजन लिया हमने, आपका इंडिया का और जापान का। ठीक है, इंडिया और जापान में दो यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे हमने कंडीशन ली इनकी। कहते हैं सेम लेबर कॉस्ट है, सेम लेबर का जो सेम लेबर नेचर है। ठीक है, और साथ में आपका टू कंट्रीज यहाँ पे होना जरूरी है, तभी आप एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में आएंगे। बेटा मोटा मोटा समझ लीजिए कि जब आप ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको आप कम कॉस्ट में बना सकते हैं, कम लेबर कॉस्ट से बना सकते हैं, तब आप एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में आते हैं। ऐसे ही जापान कपड़ा बहुत अच्छे से बना सकता है, कम लेबर कॉस्ट के साथ बना सकता है, तो वो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में आता है। दो कंट्रीज आती हैं, सेम लेबर कॉस्ट आएगी एंड सेम लेबर का नेचर इसमें आएगा, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। अब जो हमारी थ्योरी है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, डेविड रिकार्डो ने 1817 में दी थी। और कौन सी थ्योरी को डेविड ने क्रिटिसाइज किया, जो हमने लास्ट थ्योरी पढ़ी है आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। ठीक है, उसको क्रिटिसाइज किया हमारे डेविड रिकार्डो ने। डेविड रिकार्डो क्या कहता है, कहता है कि अगर एक नेशन इतना एफिशिएंट है, उसके पास इतने रिसोर्सेस हैं कि वो ज्यादा प्रोडक्ट बना सकता है, तो वो बनाए। जितने ज्यादा प्रोडक्ट वो बनाएगा उतने प्रोडक्ट को वो एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, बट कहते हैं इंडिया, अभी एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हुए थे, एक इंडिया है और एक आपका यूएस है। इंडिया जो है 7 रिसोर्सेज से वो व्हीट बनाता है और 4 रिसोर्सेज से वो चाय बनाता है, टी बनाता है। ठीक है, ऐसे ही यूएस है 11 रिसोर्सेज से वो आपका व्हीट बनाता है और 10 रिसोर्सेज से वो आपका टी बनाता है। तो मोर एफिशिएंट कौन सी कंट्री हुई दोनों में से? इंडिया इज द मोर एफिशिएंट कंट्री अकॉर्डिंग टू कंपैरेटिव एडवांटेज, क्योंकि उसके पास क्या है, उसके पास रिसोर्सेज है बट वो कम रिसोर्सेज को यूज करके ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है। और इसी को ही यहाँ पे हम कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी बोलते हैं। इस कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में कुछ चीजें फोकस करने लायक है। कहते हैं कि ठीक है, 2 कंट्री हम ले रहे हैं, इंडिया और यूएस ले रहे हैं। कहते हैं सेम प्रोडक्ट बनाएंगे, वो दोनों कंट्री सेम प्रोडक्ट बनाएंगी और डिफरेंट टेक्नोलॉजी से बनाएंगी। ठीक है, जो ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनाएगी, ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, कम कॉस्ट से करेगी, वो ही कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में आएगी, वो ही इसका बेनिफिट उठा पाएगी।
कहते हैं और एक चीज यहाँ पे बोली गई है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को यहाँ पे फोकस किया गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मान लीजिए एक प्रोडक्ट आपका, एक रिसोर्सेज है 500 का, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपके 500 यूनिट्स लगते हैं और एक पे लगते हैं 400, बट जो 500 आप 500 यूनिट वाले रिसोर्सेज को आप सिलेक्ट करते हैं, इट मींस आपकी जो अपॉर्चुनिटी उस प्रोडक्ट कॉस्ट को के लिए आई है क्या है, 500 माइनस 400 इज इक्वल टू 100, ठीक है, 500 माइनस 400 इज इक्वल टू 100, ये आपकी उस प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए अपने रिसोर्सेज को लगाया है। क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, दो कंट्री है, ठीक है, सेम टाइप का प्रोडक्ट बनाए और डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज करें और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे आती है, देन इसी थ्योरी में आपका रेशो कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होता है। फिर बात करें हेक्सर-ओलिन थ्योरी। हेक्सर जो है 1999 में ये थ्योरी लेके आया था, और उसके बाद आपका ओलिन ने भी 1933 में इसी थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। कहते क्या कहता है, कहते अगर कोई जो कंट्री है, अगर कोई कंट्री है, उस कंट्री के पास फैक्टर्स की अबंडेंस ज्यादा है, अब ये फैक्टर थ्योरी मानी जाएगी, आपकी फैक्टर थ्योरी है ये, इसको फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी बोला जाता है। कहता है कि क्या कौन कौन से फैक्टर, कहते हैं कैपिटल, लेबर। देखो अभी जो लास्ट आपके कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में सिर्फ लेबर का ही यहाँ पे यूज हो रहा है, ए वन फैक्टर थ्योरी अब तक चली हुई थी, यहाँ पे आपके टू फैक्टर थ्योरी स्टार्ट हो गई है। कहते हैं अब बार बार लेबर कॉस्ट कम करे, लेबर कॉस्ट कम करे, नहीं भाई, लेबर के अलावा भी और सारे फैक्टर्स भी हैं जिनको आप प्रोडक्शन करने के लिए यूज करते हैं। कहते कौन से हैं, कहते कैपिटल फैक्टर भी होता है जो आपके प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। उन्हीं दो फैक्टर्स के भी यहाँ पे आपकी टू फैक्टर थ्योरी को बोला जाता है, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी इसको बोला जाता है। हेक्सर-ओलिन थ्योरी में क्या बोला जाता है, फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग आइटम दैट यूजेस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल इन अबंडेंस। अगर किसी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन करने के लिए उसके पास फैक्टर्स ज्यादा मात्रा में है, मीन्स उसके पास फैक्टर्स ज्यादा है, तो उन ज्यादा फैक्टर्स को यूज करके वो जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करता है वो आपकी हेक्सर-ओलिन थ्योरी में आती है। कहते हैं ये तो आपकी बात ठीक है, इट मींस अगर मेरे पास लेबर ज्यादा है, अगर मेरे पास लेबर ज्यादा है तो मैं लेबर इंटेंसिव से ज्यादा प्रोडक्शन करूंगी। अगर मेरे पास कैपिटल ज्यादा है तो मैं कैपिटल को ज्यादा यूज करके कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट को यूज कर। अभी इंडिया है, इंडिया का लेबर इंटेंसिव है, लेबर से जितनी चीजें बनाई जाएंगी, लेबर इंटेंसिव आपके लेबर फैक्टर को यूज करके जितनी ज्यादा चीजें बनाई जाएंगी उन्हीं को वो एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है, और कैपिटल को इंपोर्ट करेगा। क्यों, उसके पास कमी किस चीज की, उसके पास कैपिटल की कमी है। जो ज्यादा है फैक्टर, कौन सा फैक्टर, लेबर से बनी हुई चीजें ज्यादा है तो एक्सपोर्ट करेगा, और किस चीज की जरूरत है उसको कैपिटल की जरूरत है तो कैपिटल से बनी हुई चीजों को वो इंपोर्ट करेगा, ठीक है। कहता है अब लेबर बाहर भेजेगा तो क्या आएगा, उसके पास कैपिटल आएगा, कैपिटल यही एक बैलेंस बनाने के लिए वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अभी आपकी जो फिफ्थ थ्योरी आती है आपकी क्लासिकल थ्योरी में, लियोनटिफ पैराडॉक्स, स्टीफ लियोनटिफ पैराडॉक्स। स्टीफ लियोनटिफ ने ये थ्योरी आपको दी थी। कहता है ये यूएस का पर्सन था, ये कहता है मैं इस थ्योरी को नहीं मानता हूँ, हेक्सर-ओलिन थ्योरी को। कहता है आप क्या कहते हैं, अगर आपके पास ज्यादा जिस चीज की ज्यादा जो फैक्टर ज्यादा है उससे आप ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, उसको बाहर भेजते हैं, ठीक है, उसके बदले में आप जो फैक्टर आपके पास कमी है उसको आप इंपोर्ट करते हैं। कहते मैं इस थ्योरी को नहीं मानता हूँ। मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूं कि यूएस में ये आपकी जो थ्योरी है हेक्सर-ओलिन वाली थ्योरी बिल्कुल अप्लाई नहीं होती है। क्यों अप्लाई नहीं होती है, वो क्या करते हैं, जो चीज उनके पास ज्यादा है उसी को ही वो इंपोर्ट करते हैं, जो चीज ज्यादा है उसी को इंपोर्ट करते हैं, और जो चीज कम है उसको वो एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, यूएस वाज इंपोर्टिंग मोर कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, वो उन्हीं चीजों को ज्यादा इंपोर्ट करेगा जो चीजें उसके पास ज्यादा है, ठीक है, और एक्सपोर्ट किसको करेगा, वो लेबर इंटेंसिव को जो उसके पास कम है। तो यूएस में इस चीज को ज्यादा अप्लाई नहीं किया गया है। तो यहाँ पे अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि हेक्सर-ओलिन थ्योरी को किसने क्रिटिसाइज किया, स्टीफ लियोनटिफ पैराडॉक्स की थ्योरी ने हेक्सर-ओलिन को क्रिटिसाइज किया। अब हम मॉडर्न थ्योरीज की तरफ चलते हैं।
क्लासिकल थ्योरीज के बाद अब बात करते हैं मॉडर्न थ्योरी की। क्लासिकल थ्योरी बेस्ड थी हमारी नेशन के, फुल नेशन की, नेशन क्या करता है, कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, कैसे अपनी वैल्यू को बढ़ाता है। कहीं पे लेबर कॉस्ट को आपने कम दिखाया गया था, अगर कम लेबर कॉस्ट तो ज्यादा इफेक्टिव आप माने जाते, कॉस्ट एफिशिएंट आप माने जाते। कहीं पे आपको गोल्ड इकट्ठा करना था, तो बहुत सारी थ्योरीज आप क्लासिकल थ्योरीज में पढ़े हैं। अभी बात करते हैं मॉडर्न थ्योरी की। मॉडर्न थ्योरी पूरे नेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये एक यूनिट और फर्म के ऊपर बेस्ड है। कहता है क्या करता है, फर्स्ट थ्योरी कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी हमारे स्टीफन लिंडर ने दी थी। क्या कहता है, कहता है एक कंट्री दूसरी कंट्री से सेम हो सकती है अगर उसका सेम लेवल ऑफ डेवलपमेंट हो सकता है, अगेंस्ट सिमिलर प्रेफरेंसेस होनी चाहिए उस कंट्री के लोगों की। प्रेफरेंसेस टेस्ट अगर सेम है तो उसकी डेवलपमेंट उस कंट्री की तरह हो सकती है जो कंट्री इनके जैसी सेम डेवलपमेंट के फेस में चल रही है। क्यों चल रही है, क्योंकि वहां के लोगों का टेस्ट प्रेफरेंसेस भी इस कंट्री के लोगों के टेस्ट प्रेफरेंसेस की तरह ही है, तो सेम लेवल ऑफ डेवलपमेंट, सिमिलर प्रेफरेंसेस। फिर बात करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी क्या है, तो इस देखो वैसे तो हमारे प्रोडक्ट के 4 स्टेजेस होते हैं, कहीं में 5 भी होते हैं, बट यहाँ पे 3 स्टेजेस थ्योरी यहाँ पे मानी गई है। न्यू प्रोडक्ट, मैच्योर प्रोडक्ट एंड स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। ये हमारे रेमंड वर्नम ने थ्योरी दी थी। ये प्रोडक्ट बेस्ड है, मीन्स एक फर्म का आप एक फर्म की प्रोडक्शन को, एक फर्म की वैल्यू कैसे बढ़ती है, उसके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की वजह से बढ़ती है। फिर ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। कहते हैं ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी 1980 में पोल और कैल्विन ने दी थी। कहता है एक, और ये जो थ्योरी है पूरे एमएनसी के ऊपर बेस्ड है। एमएनसी जो फर्म्स होती हैं, जो कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी जो बिजनेस होते हैं, उनके ऊपर बेस्ड है। एक एमएनसी कंपनी मार्केट में खड़े रहने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजिक लगाती है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन कौन से प्लान करती है कि वो अपने कंपटीटर को वहां पे आने से बैरियर लगा दे, आने से उसकी रोक लगा दे। तो यहाँ पे बैरियर ऑफ एंट्री भी यहाँ पे मेन पॉइंट आपका फोकस करता है। क्या कहता है, एमएनसी कंपनी वो सारे काम करती है, वो स्ट्रेटेजिक लगाती है, वो ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी लगाती है कि वो ग्लोबल मार्केट में अपना प्लेस बना के रखे। कहते क्या है, कहता है एक कंपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तब लेती है अगर वो ग्लोबल इंडस्ट्री, अगर वो ग्लोबल फर्म है, ठीक है। एक इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तब लेती है अगर वो ग्लोबल फर्म है। ग्लोबल फर्म का मतलब क्या है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करते हैं, जहां पे भी वो बिजनेस कर रही है वहां पे वो एक तगड़े कॉम्पिटिटर की तरह खड़ी हुई है। बहुत सारी स्ट्रेटेजी, जैसे एक स्ट्रेटेजी में हो गया उसका एक ट्रेडमार्क, लोगो हो गया, कॉपीराइट हो गया, तो जैसा प्रोडक्ट वो बना रहे कोई दूसरा वो बनाएगा नहीं, ठीक है। अगर दूसरा बनाएगा तो वो सेम नाम से नहीं बना सकता। ये भी एक यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसका यहाँ पे आ जाता है। कहता है ये मेन थ्योरी आपकी है बेस्ड ऑन एमएनसी। क्या बताया इस थ्योरी में कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेती है कंपनी दूसरे कंपटीटर से बेटर कैसे काम करती है। हर वो काम करती है जो मार्केट में उसको बेटर दिखाए अपने कंपटीटर से। उसी थ्योरी को ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी बोलते हैं। फिर आती है पोर्टर नेशनल कॉम्पिटिटिव थ्योरी। पोर्टर नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी क्या है, हमारे माइकल पोर्टर ने ये थ्योरी दी थी। इस थ्योरी में जो बिजनेस सेगमेंट है, जो आपके बिजनेस की ग्रोथ है, वो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी इनोवेशन के ऊपर। आप नई नई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, नए नए मेथड यूज करते हैं प्रोडक्ट को बनाने के, नई नई प्रोसेस को यूज करते हैं, और आप टाइम टाइम पे रेनोवेट करते रहते हैं। और आपकी जो डिमांड कंडीशन कैसी है, और आपकी जो लोकल मार्केट के रिसोर्सेस कैसे हैं, और आपकी कैपेबिलिटी कैसी है बिजनेस को लेके, वो सब आपके पोर्टर नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में आते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को एक प्रॉपर स्टैंड करके रखना चाहते हैं, एक प्रॉपर पावरफुल यूनिट की तौर पे काम करना चाहते हैं, तो आपको इनोवेशन, प्रोसेस और आपके लोकल मार्केट के रिसोर्सेज को, अपनी फुल ऑफ कैपेबिलिटी को और अपने फैक्टर्स को, अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज करके आप मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं। ये हम
ये हमारी क्लासिकल और मॉडर्न थ्योरीज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इंटरनेशनल बिजनेस का हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। अब हम नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। और जो भी इससे रिलेटेड डाउट्स हैं वो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। हम जल्दी ही जब हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा तो हर टॉपिक से रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।